हेलो स्टूडेंट्स, सीजी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कक्षा 8वीं अध्याय 8 सजीवों की संरचना एवं कार्य 1। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? सजीवों की संरचना, मतलब कि जितने भी सजीव रहते हैं उसकी संरचना कैसी होती है और कैसे कैसे वो कार्य करते हैं। हम क्या करने वाले हैं, एक पार्ट है, फिर इसका जो नेक्स्ट चैप्टर उसमें हम देखेंगे पार्ट 2। ठीक है, तो देखते हैं कि आपको पता है कि जितने भी सजीव रहते हैं उनमें जैविक प्रक्रियाएँ होती हैं और सारी जैविक प्रक्रियाओं के लिए उनके लिए अलग अलग तंत्र होता है ना। तो इस अध्याय में सिर्फ हम किस पे फोकस करेंगे? सिर्फ पौधों को के में फोकस करेंगे। ठीक है, तो जितने भी उनके तंत्र होते हैं जो जैविक प्रक्रिया में उनकी मदद करते हैं उसे हम यहाँ पर डील करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पौधों के विभिन्न अंग एवं उनके कार्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पौधों के विभिन्न अंग के बारे में देखेंगे, क्योंकि हम इस चैप्टर में सिर्फ पौधों के बारे में पढ़ने हैं। तो उसको हम देखेंगे कि पौधे क्या है, अलग अलग उनका जो अंग होता है वो अलग अलग कार्य करते हैं। तो उसी को हम देखेंगे कि क्या क्या विभिन्न अंग होते हैं और क्या क्या वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप कोई सभी पौधा जो आपके पास में है उसे आप क्या कर सकते हैं, उखाड़ के ला सकते हैं। ठीक है, या उखाड़ेंगे तो क्या होगा, आपको वो पूरा क्या रहेगा, प्रैक्टिकली हो जाएगा। और यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि कौन सा अलग अलग प्रकार का क्या रहता है, पेड़ का जो अंग है वो हम देख पाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें हमने देखा हुआ है पौधे के विभिन्न अंग। ठीक है, पौधे की जड़ों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पौधों की जड़ों को जड़ तंत्र कहते हैं। ठीक है, पौधों की जड़ों को हम क्या कहते हैं, जड़ तंत्र कहते हैं। यह प्रायः जमीन के भीतर होता है। ठीक है, तो अगर हम जड़ तंत्र की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर क्या आपको बहुत जड़ दिखाई दे रहे हैं, है ना, जो रेशेदार हैं, पूरी तरह से क्या होते हैं, जाल की तरह पूरी तरह से क्या रहते हैं, बिखरे हुए हैं। इस टाइप से उसे हम क्या करते हैं, जड़ कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, आपकी भूमि के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। जब आप पौधे को उखाड़ेंगे तब आप देखेंगे कि जो जड़ है वो क्या है, वो नीचे में ही है, भूमि के में ही है। तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, जड़ तंत्र कहते हैं, और वो हमेशा भूमि के नीचे रहता है। ठीक है, अगर हम ऊपर की तरह देखेंगे, ऊपर जमीन के ऊपर, तो क्या है, आपको क्या क्या दिखाई देगी, पत्तियां, है ना, पौधा है तो पत्तियां होंगी, फिर आपका तना होगा, फिर फल है, फूल है, कलिका है। ठीक है, ये चीज़ें क्या होती हैं, आपकी ज़मीन के ऊपर पाई जाती हैं। तो ज़मीन के ऊपर वाले भाग यानी तना, शाखाओं और पत्तियों को प्ररोह तंत्र कहते हैं। ठीक है, जो ज़मीन के ऊपर जो भी आपकी हैं, पत्ती हो गया, तना हो गया, कलिका हो गया, फूल हो गया, पत्ता हो गया, जो भी आपको शाखाएं दिख रही हैं वो सारे क्या होते हैं, भूमि के ऊपर होते हैं और इसे क्या कहते हैं, प्ररोह तंत्र कहते हैं। ठीक है, नीचे जो भूमि के नीचे है उसे हम क्या करेंगे, जड़ तंत्र। जो ज़मीन के ऊपर जो भी चीज़ें उसे हम क्या कहेंगे, प्ररोह तंत्र। ठीक है, जड़ तंत्र को क्या कहते हैं, रूट सिस्टम इंग्लिश में। अगर हम प्ररोह तंत्र को क्या कहेंगे, शूट सिस्टम। ठीक है, रूट में सिर्फ आप वहाँ पर क्या देखेंगे, रूट ही देखेंगे, है ना, जड़ ही देखेंगे। जबकि शूट सिस्टम में आप उसका तना, पत्तियाँ, ये सारे, और सभी के क्या होते हैं, तना का अलग कार्य रहता है, पत्ती के अलग कार्य रहती है, फूल का अलग कार्य रहता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अलग अलग जो पार्ट है ना, आपके क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम में, प्रारोह तंत्र में, उनका भी क्या होता है, अलग अलग कार्य होता है। और जड़ का भी क्या होता है, अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, तो जड़ का भी क्या होता है, कार्य होता है। लेकिन हमें पता है कि आपका जो पौधा है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, बीज से उत्पन्न होता है। तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, बीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए बीजों की रचना देखते हैं। क्या करेंगे, हम बीजों की रचना देखेंगे, क्योंकि पौधे कहाँ से आते हैं, बीजों से आते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, तो ज़्यादा से हमको अच्छे से समझ आएगा। तो इस अध्ययन के लिए 8-10 अलग अलग प्रकार के सूखे बीजों को एकत्रित करना होगा। कक्षा में इसका अवलोकन करें। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, जो भी आपको सूखे बीज मिल रहे हैं उसे आप क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद आप उसको अवलोकन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ है, सारणी 8.1 में दिया हुआ है जिसे आप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बीज का नाम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बीज का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, बीज का रंग दिया हुआ है, बीज का आकार आपको देखना है, बीज की सतह चिकनी है, खुरदुरी है, अन्य कोई विशेष बात। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपका चना। तो चना में क्या रहता है, आप देखेंगे जो चना रहेगा वो कैसा रहता है, आपका
लाल भूरा रहता है ना, लाल भूरा रंग का रहता है। बीज का आकार हम देखेंगे तो गोल रहता है। बीज की सतह देखेंगे तो आप छुएंगे तो वो कैसे रहता है, खुरदुरा रहता है, ठीक है, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। और फिर अगर हम मटर की बात करते हैं, ठीक है, तो मटर क्या रहता है आपका, बीज हरा रहता है, बीज का आकार क्या रहता है, गोल रहता है, ठीक है। बीज की सतह क्या रहती है, अगर आप उसे छुएंगे तो चिकनी रहती है, ठीक है। हम और क्या बीज ले सकते हैं, मक्का, ठीक है। अगर हम मक्का ले रहे हैं तो बीज का रंग क्या रहता है आपका, पीला, है ना, क्या रहता है आपका, पीला रहता है। अगर आप उसे देखेंगे तो कैसे रहता है, गोलकार ही रहता है, तो इसमें आप गोल लिख सकते हैं, ठीक है। बीज की सतह देखेंगे तो कैसे रहती है, उससे छुएंगे तो कैसे रहेगी, वो चिकनी रहती है, ठीक है। और हम क्या ले सकते हैं, बीज में नींबू का बीज ले सकते हैं, है ना। तो नींबू का अगर हम बीज ले रहे हैं तो क्या हो जा रहा है आपका, कैसा रहेगा, बीज का रंग कैसा रहेगा आपका, नींबू का सफ़ेद रहता है, क्या रहता है, सफ़ेद, ठीक है। ये कैसा रहता है, थोड़ा गोला नहीं रहता, थोड़ा लंबा रहता है, ठीक है। और ये कैसा रहेगा, अगर आप इसे छेंगे तो चिकनी रहती है, ठीक है। फिर अब हम क्या ले सकते हैं, इसमें हरा चना ले सकते हैं। तो हरा चना कैसा रहेगा, बीज हरा रहेगा, ठीक है। आपका क्या कर सकते हैं, बीज का आकार क्या रहेगा, गोल रहेगा। अगर आप उसे छुएंगे तो कैसा रहेगा, खुरदुरा। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो भी आपको बीज मिल रहा है उसे क्या करना है, बस आपको देखना है कि कौन से रंग का है, कैसा उसका आकार है, और उसका जो सतह है वो चिकना है या फिर खुरदुरा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर पर्टिकुलर ये सारी चीज़ें, ये वाली बीज ली हैं, ठीक है। आप चाहें तो कुछ और बीज भी ले सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि बीज का हमने क्या क्या अवलोकन किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। अब क्या किया है, बीज का नाम, ठीक है, बीज का नाम और उसका अवलोकन। आपने जो बीज दिए हैं अब हम उसे क्या करेंगे, उसको पानी में भिगो देंगे, ठीक है। पानी में भिगो के देखेंगे कि कौन सा फूला हुआ है, कौन सा फूला नहीं हुआ है, ठीक है। फिर उसे क्या करेंगे, सूती के कपड़े में डाल देंगे दोनों बीजों को भिगोकर। फिर उसमें क्या रहेंगे, समय समय पर हम क्या करते रहेंगे, पानी डालते रहेंगे और देखेंगे कि वो अंकुरित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मटर लिए हैं, पहला दिन आकार में फूल गया, ठीक है, आकार में क्या हो जाता है, फूल जाता है। सफ़ेद अंकुर दिखाई देता है और हरा और सफ़ेद अंकुरित भाग स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। जब वो अंकुरित होने लगता है तो उसमें दो भाग आपको दिखाई देंगे, एक सफ़ेद और एक हरा। तो तीसरे दिन में वो अच्छे से दिखाई देने लगता है, ठीक है। मक्का की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो भी आकार में फूल जाएगा, क्या हो जाएगा, वो भी आकार में फूल जाएगा। अब देखेंगे दूसरा दिन, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर हम मटर और मक्का को कंपेयर कर रहे हैं, तुलना करेंगे, तो मक्का को ज़्यादा टाइम लगेगा फूलने में, ठीक है। और ये क्या है, दूसरा दिन में क्या रहेगा, आपको नहीं दिखाई देगा। तीसरा दिन में आपको क्या दिखाई देगा, सफ़ेद अंकुर दिखाई देता है। फिर चौथा पांचवा दिन में आपका क्या रहेगा, हरा और सफ़ेद अंकुरित भाग स्पष्ट दिखाई देगा। अगर हम मूंग की बात करते हैं ना, मूंग की बात करते हैं तो आकार में क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है, आकार में फूल जाएगा। सफ़ेद अंकुर क्या होंगे, उसके दिखाई देने लगेंगे। तीसरे दिन में भी क्या रहेगा आपका, जो हरा है और क्या रहेगा, जो सफ़ेद अंकुरित भाग स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। ये भी क्या रहेगा, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। फिर हम इसमें क्या ले सकते हैं, हमने मटर ले लिया, मक्का ले लिया, मूंग ले लिया, और क्या ले सकते हैं, हम चना ले सकते हैं। तो चना भी क्या रहता है आपका, आकार में फूल जाएगा, ठीक है, आकार में फूल जाएगा। सफ़ेद अंकुर आपको दिखाई देंगे और ये भी क्या हो जाएगा, अंकुरित दिखाई दे देगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने क्या किया है, बीजों को इकट्ठा किया है, उसका अवलोकन किया है, आकार रंग देखा है, फिर उसको क्या किया है, पानी में भिगो दिया है, फिर देखे है कि वो फूला है कि नहीं फूला है, पहला दिन में क्या था उसका अवस्था, तीसरा दिन में क्या है, दूसरा दिन में क्या है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, अवलोकन करते जाना है, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या क्या लिया, मटर, मक्का, मूंग और चना को लिया है, उसी से रिलेटेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर अगर आप क्या कर रहे हैं
कि अगर उसका क्या हो रहा है, आपको अंकुरित दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, उसके बीज को तोड़ना है और बीज को तोड़ के देखना है कैसे कैसे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, मटर हमने लिया हुआ है। मटर को हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये मूलांकुर है ना, मूलांकुर यहाँ पर से दिखाई दे रहा है और ये जो प्रांकुर है वो भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, मूलांकुर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं, और जो प्रांकुर है उसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में प्यूम्यूल बोलते हैं। ठीक है, इसे हम देखेंगे कि रेडिकल मूलांकुर से क्या होता है और प्यूम्यूल प्रांकुर से क्या होता है। ठीक है, ये दोनों बढ़ के क्या बनते हैं वो हम आगे देखेंगे। अब मक्का को देखोगे तो देखिए कि आपको क्या है, ये दिखाई दे रहा है ना, ये सफ़ेद पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये भी आपको क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो आप सभी बीजों को देखेंगे तो आपको कुछ इसी प्रकार का मूलांकुर और प्रांकुर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब जो भी हमने टॉपिक देखे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर हम वो टॉपिक समझ में आ गया होगा तो आप आराम से इसके उत्तर क्या है खुद से लिख सकते हैं। तो चलिए इसे क्या करते हैं, हल करते हैं। तो मटर और मक्के में से किसे अंकुरित होने में अधिक समय लगा? अगर हम दोनों अंकुरित होंगे, लेकिन इसमें पूछा गया है कि अधिक समय किसको लगेगा। ठीक है, तो मक्के को क्या लगता है, अधिक समय लगता है अंकुरित होने में। दूसरा, ऐसे बीजों के नाम लिखिए जिनके छिलके आसानी से अलग हो गए। ठीक है, तो हमने मूंग अगर आप देखोगे, चना आप देखोगे, ठीक है, अगर आप क्या बोलते हैं मटर देखोगे तो उसके जो छिलके हैं वो आराम से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। फिर इसमें बोला है ऐसे बीजों के नाम लिखिए जिनके छिलके आसानी से अलग नहीं होते। ठीक है, तो क्या नहीं होंगे, आपका जो मक्का है उसका छिलका अलग से नहीं होगा, जो गेहूं है उसका छिलका अलग से नहीं होगा। तो और भी ऐसे बीज होंगे जिनके क्या होते हैं, छिलके अलग नहीं होते आसानी से। ठीक है, उसके यहाँ पर नाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकुरण। अंकुरण के पश्चात बीजों की आंतरिक रचना का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ऐसे बीज दिखाई देगा। ठीक है, बीज में क्या रहेगा, एक सफ़ेद रहेगा और यहाँ पर ग्रीन रहेगा। ठीक है, जो सफ़ेद रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, मूलांकुर। ठीक है, और जो हरा कलर का रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, प्रांकुर। क्लियर इतना? ठीक है, मूलांकुर यानी होता है रेडिकल, प्रांकुर यानी होता है प्यूमिल। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, ऐसे बीज जिनमें दो बीज पत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं द्विबीजपत्री बीज कहलाते हैं, उदाहरण मटर आदि। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, आप नोटिस करेंगे चना हो गया, मटर हो गया, आप उसको दो टुकड़ों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, है ना। तो ऐसे को क्या करेंगे, उसे दो द्विबीजपत्र कहेंगे क्योंकि वो दो पत्र में डिवाइड हो जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में मटर, चना, है ना, ये आदि हो गए। फिर आते हैं ऐसे बीज जिनमें एक बीज पत्र पाया जाता है, एक बीजपत्री बीज कहलाते हैं, उदाहरण गेहूं आदि। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, ठीक, उसको आप क्या करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, दो बीज में तोड़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक पत्र से बने हुए हैं। तो ऐसे बीज जो एक पत्र से बने रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक बीज पत्री कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि द्विबीज पत्री क्या होता है और एक बीज पत्री क्या होता है। क्लियर इतना? तो चलिए आगे देखते हैं इसे। तो हम क्या करेंगे, क्रियाकलाप 3। तो क्रियाकलाप 3 करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक हम ग्लास ले लेंगे, उसमें हम क्या कर देंगे, मिट्टी दे देंगे। ठीक है, और हम क्या कर देंगे, एक बीज को लगा देंगे और समय समय पे पानी देते रहेंगे और समय समय पर उसका अवलोकन करते रहेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें कांच का ग्लास लेंगे। कांच का ग्लास क्यों लेंगे, कांच का ग्लास लेने से जो भी उसमें क्या हो रहा है, चीज़ें चेंजेस हो रही है ना, बीज में जो भी चीज़ें चेंज हो रही है उसे हम अच्छे से अवलोकन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, गिलास में बीजों का अंकुरण यहाँ पर ले लिया है। आप देख सकते हैं कि ये क्या है, मूलांकर है जो नीचे की ओर है और ये क्या है, आपका प्रांकुर है जो ऊपर की ओर है। ये गिलास है, ठीक है, बीज रख दिया हमने और मिट्टी। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो मूलांकुर है वो क्या हो रहा है, नीचे बढ़ते जा रहा है और बढ़ रहा है, प्रांकुर ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, मूलांकुर है ना, मूलांकुर क्या हो रहा है, आपका जड़ बना रहा है, और जो ये प्रांकुर है वो क्या हो रहा है, आपका प्ररोह तंत्र में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं इसमें तना है, पत्ती है, फिर ये बढ़ते जाएगा तो उसमें फूल लगेगा, फल लगेगा आदि, है ना। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, जो मूलांकुर है ना, जो मूलांकुर है वो किस में चेंज हो जाता है, आपका जड़ तंत्र में चेंज हो जाता है, और जो प्रांकुर है वो किस में हो जाता है, आपका प्ररोह तंत्र में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है।
ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो है ना क्रियाकलाप उसे समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों किया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आपने देखा कि बी से निकलने वाला सफ़ेद भाग भूमि की ओर वृद्धि करता है, इसे मूलांकुर कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा क्या, जो भूमि के नीचे क्या करता है, वृद्धि करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं। ठीक है, और क्या बोला है इसमें, विकसित होकर जड़ बनाता है। और क्या बनाएगा, जैसे हमने पहले ही देखा है कि वो क्या बना रहा है, आपका जड़ बना रहा है। इसी प्रकार अंकुर का हरा भाग मिट्टी से ऊपर की ओर वृद्धि करता है। जो हरा भाग था वो क्या था, मिट्टी के ऊपर क्या हो रहा था, वृद्धि कर रहा था। इसे प्रांकुर है ना, इसे क्या कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं। जो विकसित होकर प्रारोह बनाता है, और विकसित होकर क्या करता है, प्रारोह तंत्र बनाता है। प्रारोह तंत्र में क्या आते हैं, तना, पत्तियां, फूल, फल एवं बीज प्रारोह के भाग हैं, है ना। इस प्रकार पौधे में दो तंत्र होते हैं, भूमि के अंदर जड़ तंत्र और भूमि के बाहर प्रारोह तंत्र। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल गया कि अगर हम पौधे का पढ़ रहे हैं तो हमको दो तंत्र देखने को मिल जाएगा। पहला रहेगा आपका जड़ तंत्र, दूसरा रहेगा आपका प्रारोह तंत्र। जड़ तंत्र का काम क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो क्या करेगा, जो भी आपका खनिज पदार्थ है, जो भी आपका लवण है, जो भी पानी है, ठीक है, उसे क्या करता है, अवशोषण करने का काम करता है। ठीक है, और वही क्या करता है, फिर तना को भेजता है। फिर तना क्या करता है, जितने भी उसमें पत्तियां हैं, फूल हैं, फल है, उसको वो क्या करेगा, भेजने का काम करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पेड़ के दो तंत्र होते हैं, जड़ तंत्र और प्रारोह तंत्र। ठीक है, तो चलिए इसे हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ते हैं। तो पहला क्या है, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जड़ तंत्र। ठीक है, किसके बारे में पढ़ लेते हैं, जड़ तंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। जो क्या होता है, मूलांकुर से क्या होता है, वृद्धि क्या बोलते हैं, भूमि की ओर रहता है, और वृद्धि करके क्या करता है, जड़ तंत्र बनाता है। और किससे बनता है, आपका मूलांकुर से बनता है। ठीक है, तो एक बीजपत्री पौधे जैसे गेहूं और मक्के के अंकुरित होते हुए बीजों में मूलांकुर की वृद्धि कुछ लंबाई के बाद रुक जाती है और वहीं से अनेक शाखाओं में रेशों की तरह विभाजित हो जाती है। तो इसमें बोला गया है, किसकी बात किया गया है, एक बीजपत्री, जैसे कि गेहूं हो गया, मक्का हो गया, वो एक बीजपत्री होते हैं। वो क्या करते हैं, उसके जो जड़ हैं वो क्या होंगे, कुछ समय तक के क्या होते हैं, लंबे होते हैं, फिर वृद्धि करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसकी जो वृद्धि है वो रुक जाती है और अलग अलग क्या करते हैं, शाखाओं में क्या बोलते हैं, शाखाओं में रेशों की तरह विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें रेशेदार जड़ कहते हैं। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं कि कुछ टाइम तक के क्या हो गया, वृद्धि हुआ, उसके बाद रुक गया और रेशे जैसे क्या कर रहे, शाखित निकलने लगे, तो इसलिए हम उसे कैसे कहते हैं, रेशेदार जड़ कहते हैं। जब हम द्विबीजपत्री की बात करते हैं ना, द्विबीजपत्री पौधे में जैसे चना हो गया, मटर हो गया, ठीक है, अगर हम उनकी बात करते हैं, जो मूलांकुर की वृद्धि लगातार होती रहती है। ठीक है, उसकी क्या होती है, जो वृद्धि होती है लगातार होती रहती है और उससे शाखाएं निकलती रहती हैं और उससे शाखाएं क्या होती हैं, निकलती ही रहती हैं, रेशेदार नहीं होती हैं। इसे मूसला जड़ कहते हैं। इसे कौन सा जड़ कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। इस तरह जड़ें दो प्रकार की होती हैं। तो जड़ तंत्र में भी हम क्या देखते हैं कि दो प्रकार के जड़ हमको देखने को मिल जाएंगे। पहला होता है रेशेदार जड़, दूसरा होता है मूसला जड़। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, रेशेदार जड़ किसका होता है, एक बीजपत्री का होता है। क्या होता है, एक बीज, ठीक है, क्या होगा आपका, पत्री। और आपका जो मूसला जड़ रहता है वो किसका रहता है, आपका द्विबीजपत्री। ठीक है, ये क्या होता है आपका एक बीजपत्री। जितने भी आपके एक बीजपत्री वाले सीड रहेंगे उसमें आपको रेशेदार जड़ देखने को मिलेगा और जितने भी द्विबीजपत्री होते हैं उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, मूसला जड़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेशेदार जड़ कैसे होते हैं और मूसला जड़ कैसे होते हैं। आप देख सकते हैं एक सीमित तक के, एक समय तक के किया और फिर उसके बाद क्या हो गया, उसकी शाखाएं क्या हो गई, रेशों की तरह क्या हो गई हैं। ठीक है, अगर हम वही मूसला जड़ को देखते हैं तो देखिए उसकी वृद्धि होती ही जा रही है और उसमें शाखाएं क्या है, बढ़ती ही जा रही हैं। तो जड़ के दो प्रकार होते हैं, रेशेदार जड़ और मूसला जड़। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जड़ तंत्र दो जड़ में बटे हुए हैं। ठीक है, चलिए इसे और कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, क्रियाकलाप 4 है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, बाहर जाना है। जितने भी आपको क्या मिल रहे हैं, पेड़ हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, उससे आप क्या करेंगे, निकालेंगे, उखाड़ेंगे और फिर उसका क्या करना है, आपको अवलोकन करना है। अवलोकन करके क्या करना है, आपको
इसमें लिख देना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पास है पौधे का नाम, जड़ का प्रकार, बीज का प्रकार, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे चरोटा, यहाँ पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, चरोटा लिया है तो उसका कैसा है, मूसला जड़ है, और ये क्या है आपका, द्विबीजपत्री है। ठीक है, ये हो गया। अगर हम गेहूं की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, गेहूं की बात करेंगे, तो हम देखेंगे अगर आप उसको उखाड़ते हैं, है ना, उखाड़ेंगे तो वो कैसा रहेगा आपका, रेशेदार जड़ रहता है। ठीक है, रेशेदार जड़ रहता है। और अगर आप उसके पत्री देखेंगे तो कैसे रहता है, वो एक बीज पत्री रहता है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, और क्या मिलता है हमको, घास। ठीक है, अगर हम घास देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, घास को देख रहे हैं, तो घास को अगर आप देखोगे तो वो भी कैसे रहेगा आपका, रेशेदार रहेगा। ठीक है, ये कैसे रहेगा आपका, रेशेदार रहेगा। और क्या रहेगा, ये भी क्या रहेगा आपका, एक बीज पत्री रहेगा। ठीक, फिर हम क्या कर सकते हैं, घास हो गया, गेहूं हो गया, और क्या कर सकते हैं, धान। धान भी अगर आप उठा के देखेंगे तो वो कैसा रहेगा, रेशेदार जड़ रहेगा, और उसका क्या रहेगा, एक बीज पत्री रहेगा। अगर हम क्या करें, तुलसी, ठीक है, क्या करते हैं, तुलसी करते हैं, तो तुलसी का अगर आप देखेंगे, जड़ देखते हैं, ठीक है, उसमें बीज तो हम नहीं पाते हैं, जड़ देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, वो कैसा रहता है आपका, मूसला जड़ रहता है। अगर आप बीज की भी बात करेंगे, अगर उस बीज नहीं होता है तो ठीक है, तुलसी में क्या रहेगा, मूसला जड़ रहेगा। तो अब आप ध्यान से देखिए कि क्या बोलते हैं, आप जब जिसने अवलोकन किया है तो आप देखेंगे कि जो गेहूं है, घास है, धान है, उनके जो जड़ है वो क्या है, रेशेदार जड़ है। ठीक है, रेशेदार जड़ है, और अगर आप बीज देखेंगे तो वो कैसे हैं आपके, एक बीज पत्री हैं। अब उसे देखेंगे, चरोटा, तुलसी, चना, है ना, चना आप देखते हैं, तुलसी के जगह हम चना देखेंगे तो वो कैसा रहेगा, मूसला जड़ रहेगा, और कैसा रहेगा आपका, द्विबीज पत्री रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर चरोटा चना है ना, मूसला जड़ है, तो उसका क्या हो रहा है, द्विबीज पत्री होता है। तो ये आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा कि अगर उसमें रेशेदार जड़ है मतलब कि उसका बीज एक पत्री रहेगा, अगर वो मूसला जड़ हो रहा है तो वो कैसा रहेगा आपका, द्विबीज पत्री वाला रहेगा। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जड़ के कार्य देख लेते हैं कि आखिर जड़ क्या काम करता है पौधे में, है ना। तो आपने देखा होगा कि पौधे को जड़ से उखाड़ते समय ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, जिससे पौधे भूमि में सीधे खड़े रहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब आप उखाड़ रहे होंगे, है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। क्यों लगानी पड़ रही है, क्योंकि जो जड़ें हैं वो बहुत अच्छे से भूमि में क्या हो गए हैं, फैल गए हैं, जकड़ के रखे हुए मिट्टी से, ताकि वो क्या कर सके, जो पौधे हैं ना, जो तने है उसको क्या कर सके, सीधा रख सके, सहारा दे सके। ठीक है, सीधा खड़े रखने में क्या करती है, उसकी मदद करती है। यह जड़ों का एक कार्य होता है। ठीक है, ये भी क्या है, उसका कार्य है कि वो सीधा रखने में हेल्प करता है। जड़ों का दूसरा जानने के लिए एक क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें एक कार्य समझ में आ गया, तो दूसरे कार्य को समझने के लिए हम फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक ग्लास, उसमें हमें चाहिए पानी, एक हम क्या कर लेंगे, एक पौधा ले लेंगे। ठीक है, जिसमें क्या रहे, जड़ रहे, है ना, पत्ती है, तना है, पौधा है, कोई सा भी आप ले सकते हैं, पत्तियां हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी पानी में हम क्या कर देंगे, लाल स्याही युक्त पानी को डाल देंगे। तो अब जो पानी हमारा जो सफ़ेद था, है ना, जो रंगहीन था, वो जैसे ही हम लाल स्याही डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा, और कुछ टाइम के लिए हम उसे ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, कुछ समय बाद छोड़ने के बाद जब हम क्या करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि क्या है आपका, ये है ना, जो पानी है वो देख सकते हैं कि इसका जड़ क्या है, इसका तना लाल लाल नहीं हो रहा है, पर इसका जो तना है वो कैसा हो रहा है, लाल लाल हो रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि आखिर में वो लाल कलर कहाँ से आ रहा है ना, हमने तो क्या किया, यहाँ पर तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्यों हो रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि जो जड़ है, जड़ का काम क्या रहता है कि जितने भी आपके पानी है, खनिज हैं, उनका क्या करता है, अवशोषण करता है, और पूरे क्या बोलते हैं आपके पत्तियाँ, फूल हो गए या फिर तना हो गया, उसमें वो क्या करता है, उसे ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ, जड़ द्वारा पानी व खनिज लवणों का अवशोषण। ठीक है, तो ये क्या करता है, जितने भी लवण हैं, ठीक है, वो पानी है उसको क्या करेगा, उसका अवशोषण करने
होने में मदद करता है। तो यहाँ पर हमने जड़ के 2 कार्य देख लिए है ना, कि उसका जो जड़ है वो क्या करता है, सीधे रखने में क्या बोलते हैं, सहायता करता है, और क्या करेगा, पानी व खनिज लवणों का अवशोषण करने में मदद करता है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हुए आगे देखते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि लाल रंग का पानी पौधे की पत्तियों तक पहुंच गया है। जड़ें भूमि से पानी और खनिज लवणों को खींचकर पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती है। इस क्रिया को अवशोषण कहते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, जड़ से क्या है, पूरा पत्तियों में, फूल में ये जो पहुंचाने का काम करता है, तो ये आखिर कार्य क्या कहलाता है, आपका अवशोषण कहलाता है। ठीक है, ये क्रिया क्या कहलाता है, आपका अवशोषण कहलाता है। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो इसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसे एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्लियर इतना? तो आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं है। हमने यहाँ पर क्या डील किया है, जड़ तंत्र के बारे में पढ़ा है। ठीक है, जड़ तंत्र दो भागों में डिवाइड होते हैं, एक रेशेदार होता है और एक क्या रहता है, आपका मूसलाधार, है ना। रेशेदार जड़ में क्या होते हैं, एक बीज पत्री वाले रहते हैं और उस क्या रहते हैं, एक टाइम पे वृद्धि करते हैं, फिर रुक जाते हैं और रेशेदार शाखाएं बनाते हैं। जबकि मूसलाधार जड़ में क्या होते हैं, वो वृद्धि करते रहते हैं और शाखाएं निकालते जाते हैं। उसका कार्य की बात करें तो क्या करता है, वो भूमि के नीचे रहता है, जिससे बहुत अच्छे से मिट्टी को जकड़े रहता है, जिससे वो क्या करता है, सीधा रखने में सहायता करता है, और दूसरा क्या रहता है, अवशोषण करने में हेल्प करता है। तो आई होप कि आपको ये जड़ तंत्र अच्छे से क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, तना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तना क्या है, आपका भूमि के ऊपर रहता है, वो हमेशा क्या रहता है, सीधा रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि शाखाएं व पत्तियां तनों पर विशेष स्थानों से निकलती है, जिन्हें पर्व संधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कभी भी नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे जो पत्तियां हैं वो विशेष जगह से निकलती है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, विशेष जगह से निकलती है, और वही विशेष जगह हम क्या कहते हैं, पर्व संधि कहते हैं। ठीक है, 2 पर्व संधियों के बीच के स्थान को पर्व कहते हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या रहेगा, आपका 2 पर्व संधि के बीच का जो भाग रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं। ठीक है, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ये क्या रहता है, नोड। पर्व संधि को क्या बोलते हैं, नोड, और जो 2 पर्व संधि के बीच रहता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनोड। ये आपको किस में देखने को मिलेगा अच्छे से, गन्ना, बांस, ये सारी चीज़ों में आपको बहुत अच्छे से क्या होगा, ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मकाई, बांस और गन्ने में ये पर्व संधियां स्पष्ट और फूली हुई गांठों के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, चित्र से हम देखते हैं कि किस प्रकार से देखने को आपको मिलेगा। ये देखिए, ये क्या है, आपका जड़ है, यहाँ पर क्या है, आपका पर्व है। ठीक है, ये क्या है, आपका पर्व है, और ये जो दोनों है ना, ये क्या है, आपका पर्व संधि है, और दोनों पर्व संधि के बीच जो पाया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका पर्व कहलाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो तना है, तना में जो पत्तियां जो जगह से निकलती है उसे हम पर्व संधि कहते हैं, और 2 पर्व संधि के बीच को हम क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं। ठीक है, अब परिभ्रमण पर जाकर अलग अलग प्रकार के पौधों में पर्व एवं परसंधियों को पहचानने का प्रयास करें। तो अगर आपको क्या बोलते हैं और अच्छे से जानना है तो आप कहीं पर बाहर जा सकते हैं। अगर आपके पास गार्डन है या फिर घर में ही बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसका अवलोकन कर सकते हैं। फिर उससे पता लगेगा कि आप सही में देखेंगे जो पत्तियां हैं वो एक स्पेशल जगह से निकलती है, जिसे पर्व संधि कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, तने के जो कार्य है उसे पढ़ते हैं। तो तने के कार्य क्या होते हैं, तने पौधे को सीधा खड़ा रखने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो तना है उसको क्या करता है, सीधा, जो भी पौधा है उसे सीधा रखने का कार्य करता है। सेकंड, तने पर टहनियाँ, पत्तियाँ, फूल व फल लगे होते हैं। आप देखेंगे जो भी तने हैं उसमें ये सारी चीज़ें क्या रहती हैं, लगी हुई रहती हैं। तीसरा, क्रियाकलाप 5 में आपने देखा कि लाल रंग का पानी जड़ तथा तने से होता हुआ पत्ती वह फूलों में भी पहुंच गया है ना। इससे स्पष्ट होता है कि तना जड़ों द्वारा अवशोषित पानी व खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, सीधा करने में काम करता है। बहुत सारे टहनियाँ, पत्ती, फूल, पौधे तने में रहते हैं। यहाँ तक कि हमने क्रियाकलाप किया था जिसमें हमें पता चला था कि जड़ क्या कहते हैं, खनिज लवणों और पानी को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। लेकिन वो तो जड़ से क्या करते हैं, तना तक पहुंच जाते थे। फिर तना का काम रहता है कि जो भी वो क्या बोलते हैं, जड़ से उन्हें खनिज लवण और पानी मिला है वो क्या करे, अलग अलग पत्तियों, अलग अलग शाखाओं में वो क्या करे, उसे पहुंचाए। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, आपका पौधे जो अवशोषण
किया रहता है, जड़ उसको क्या करता है, अलग अलग जगह अलग अलग अंगों में क्या करता है, वो पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, तना पत्ती में बनने वाले भोजन को पौधे के भिन्न, ठीक है, भागों तक पहुंचाता है। और यहाँ पर क्या, हमें तो पता है कि जो खाना है वो कहाँ बनता है, आपका पत्तियों में बनता है। तो पत्तियों में खाना बनता है तो जड़ को भी खाना चाहिए, फूल को भी खाना चाहिए, तना को भी खाना चाहिए। तो वहाँ पर क्या करता है, जो तना है वो क्या करता है, पत्ती से खाना को लेता है और पूरे क्या होता है, पौधों में विभाजित करता है। ठीक है, तो सॉरी, पहुँचाता है। तो आई होप कि आपको क्या ताने के जो कार्य हैं वो समझ में अच्छे से आ गए होंगे और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमने क्या कर लिया, बीज का अवलोकन कर लिया, जड़ का अवलोकन कर लिया, तने को पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पत्तियों को जानने के लिए हम क्या करेंगे, पत्ती की संरचना तथा कार्य, एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप करने के लिए आपको क्या करना है, बाहर चले जाइए, जो भी आपको पत्तियां मिल रही है उसे एकत्रित कर लिए और उसका अवलोकन करते हैं। ठीक है, तो अवलोकन में हमको देखना क्या क्या है कि पत्ती का नाम आपको लिखना है। अगर पत्ती का नाम या पेड़ पौधे नहीं समझ में आते हैं तो आप उसको ABCD करके भी नामांकित कर सकते हैं, या फिर आकृति कैसा है, रंग कैसा है, किनारा कैसा है, सतह कैसा है और अग्रभाग कैसा है। ठीक है, ये आपको देखना है। तो हम क्या ले रहे हैं, पीपल। तो पीपल का अगर हम पत्ती देखते हैं तो वो क्या रहता है, हृदयकार रहता है, रंग उसका हरा रहता है और किनारा उसका बिना कटा हुआ रहता है, सतह उसकी चिकनी होती है और अग्रभाग देखें तो कैसा रहता है, नुकीला रहता है। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, पत्ती का नाम हमने ले लिया, हम बरगद की पत्ती ले लेते हैं। तो ये क्या रहता है, आपका हृदयकार ना होकर अंडाकार रहता है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अंडाकार लिख सकते हैं। ये भी क्या रहता है, हरा रहता है। ठीक है, अगर हम उसका सतह देखते हैं, किनारा देखते हैं तो वो कैसा रहता है, बिना कटा हुआ रहता है। छू के देखोगे चिकनी आपको लगेगी, ये नुकीला नहीं रहता है। ठीक है, नुकीला क्या रहता है, नहीं रहता है, बरगद। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, गुलाब ले लेते हैं, तो गुलाब लेते हैं। ठीक है, ये कैसा रहता है, आपका गोलाकार कुछ कैसा रहेगा, पत्तियां अगर हम देखेंगे तो इस टाइप से रहती है। ठीक है, तो इसे हम क्या ले लेते हैं, लंबा। हाँ, ये पत्ती को हम क्या ले रहे हैं, लंबा ले रहे हैं। ठीक है, ये भी कैसा रहता है, हरा कलर का रहेगा और बिना कटा है, हाँ ये कटा हुआ रहेगा। कैसा रहेगा, कटा हुआ रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, चिकनी रहेगी, आप टच करेंगे तो हाँ चिकनी रहेगी। और ये भी आप देखेंगे कि ये कैसा रहता है, नुकीला रहता है, तो यहाँ बस हम क्या कर लेंगे, नुकीला लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, और क्या आप ले सकते हैं, नींबू ले लेते हैं। तो नींबू देखेंगे तो वो भी कैसा रहता है, आपका इस टाइप का रहता है, गोलाकार रहता है। ठीक है, जिसको हम अंडाकार भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर अंडाकार लिख रहे हैं। कैसा रहता है, हरा रहता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे उसका बिना कटा हुआ रहता है, हाँ बिना कटा हुआ रहता है। पत्तियों की साइड को आप देखेंगे तो कैसा रहेगा, बिना कटा हुआ रहेगा। ठीक है, चिकना रहता है, कैसा रहता है, चिकना रहता है और इसमें नुकीला नहीं रहता। ठीक है, फिर हम क्या ले सकते हैं, घास। घास ले लेते हैं, घास की पत्ती को ले लेते हैं। घास की अगर आप पत्ती को देखेंगे तो कैसा रहता है, लंबा है ना, तो हम क्या लिख देंगे, इसमें लंबा लिख देंगे। वो भी क्या रहता है, आपका हरा रहता है। ठीक है, बिना कटा हुआ आप देखेंगे कि कोई आप कौन सा घास मोस्टली क्या रहेगा, बिना कटा वाला रहेगा। ठीक है, वो थोड़ा क्या रहेगा, खुरदुरा रहेगा। ठीक है, ये नुकीला रहेगा, हाँ नुकीला रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग पत्ती के अलग अलग क्या होते हैं, टाइप्स रहते हैं, है ना। उसके आकृति अलग होती है, उसका रंग मोस्टली हरा ही रहेगा। किनारा अगर आप देखेंगे तो कटा हुआ रहेगा, नहीं कटा हुआ रहेगा। जैसे कि आप गुलाब का पत्ती है ना, गुलाब का पत्ती कुछ इस प्रकार से रहता है, कटा हुआ रहता है। ठीक है, सतह कैसा है, चिकना है या फिर खुरदुरा है। अगर आप घास को देखेंगे तो आपको खुरदुरा महसूस होगा, चिकना नहीं होगा। ठीक है, नुकीला है। ठीक है, यहाँ पर जो उसका अग्र है वो नुकीला है कि नहीं है, उस पर भी आपको क्या करना था, अवलोकन करना था। तो आप देख सकते हैं अलग अलग पत्ती का अलग अलग वो रहता है, आकृति, है ना। तो चलिए इसे ही हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तो जितने भी आपने पत्तियां ली है ना, उससे रिलेटेड कुछ क्या है आपने अवलोकन किया, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर
देखते हैं अधिकांश पत्तियां किस रंग की हैं। तो हमने जितने भी पत्तियां चूज की है वो कौन से रंग की है, अभी तक के हरे रंग की है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, हरा। फिर है पत्तियों की दोनों सतहों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर सब जब देखेंगे दोनों सतहों में, मतलब आगे का देखेंगे पीछे का देखेंगे, तो आगे का क्या रहता है, ज़्यादा गहरा हरा कलर का रहता है और नीचे का थोड़ा सा क्या रहता है, फीका हरा रंग का रहता है। आप ये क्या करेंगे, जब आप पत्तियाँ देखेंगे तो आप जरूर ये नोटिस करेंगे। ठीक है, सभी पत्तियों के अग्रभाग समान है। ठीक है, अगर हम उसके अग्रभाग को देखते हैं तो क्या समान है, नहीं है ना, किसी का नुकीला है किसी का नुकीला नहीं है। पत्तियों के किनारों में क्या अंतर है। ठीक है, किसी का क्या हुआ, कटा हुआ है, जैसे कि आपका रोज का हो गया, गुलाब का हो गया, किसी का कटा हुआ नहीं है। आपके द्वारा एकत्रित पत्तियों के चित्र बनाइए। ठीक है, तो क्या करना है, हमको चित्र बनाना है। तो हमने क्या लिया था, घास लिया था। ठीक है, कुछ इस टाइप का रहेगा आपका। फिर हमने क्या लिया था, बरगद लिया था, तो बरगद कुछ इस प्रकार का रहेगा। हमने नींबू लिया था, तो नींबू का भी कुछ इस प्रकार से रहता है। हमने गुलाब लिया था जो क्या रहता है, इस प्रकार का रहता है। ठीक है, तो हमने ये सारी पत्तियाँ ली थी। अगर आप दूसरी पत्तियाँ ले रहे हैं तो आप दूसरी पत्तियाँ का भी क्या करेंगे, चित्र को यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और इसके उत्तर भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो पत्ती पौधे का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, हम देखेंगे जो पत्ती है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है। अब वो क्यों होता है, क्योंकि जो भोजन है वो कौन बनाता है, पत्तियां बनाती हैं। ठीक है, आपने देखा कि यह प्रायः हरे रंग की होती है। यह हरे रंग क्लोरोफिल नामक पदार्थ के कारण होता है। पत्तियां क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पत्तियाँ होती है, हमने देखा है कि जितने भी आप मोस्टली पत्तियाँ देखोगे, ठीक है, जो आपने एकत्रित किए हैं वो भी और जो नहीं होते हैं वो भी क्या होते हैं, हरे रंग के रहते हैं। अब हरे रंग होने का कारण क्या है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाने की वजह से क्या होती है, जो पत्तियां होती है वो हरी हो जाती हैं और उसका काम क्या रहता है, जो सूर्य प्रकाश रहता है उसका संश्लेषण करती है और उसी प्रकाश संश्लेषण से वो क्या करती है, भोजन को बनाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल की सहायता से जो भोजन वो बनाती हैं, प्रकाश भी उसमें जरूरी रहता है, तो प्रकाश की सहायता से क्या हो रहा है, संश्लेषण हो रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं उसे, प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण मतलब क्या होता है, सरल सरल पदार्थ से क्या करना, जटिल पदार्थ का बनना संश्लेषण कहलाता है। और वो किसके मदद से हो रहा है, प्रकाश की मदद से हो रहा है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आई होप कि आपको पत्ती भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसका कार्य क्या है, भोजन बनाना होता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। तो क्रियाकलाप करने के लिए हमको क्या करनी है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला क्रियाकलाप है, चलिए देखते हैं। किसी पौधे की एक पत्ती को अपनी कॉपी के दो पत्रों के बीच इस प्रकार रखिए कि उसका खुरदुरा भाग ऊपर की ओर हो। ऊपर के पन्ने पर किसी रंगीन पेंसिल द्वारा रगड़िए। विभिन्न आकृति व आकार की प्रतियां को इसे छाप तैयार कर एकत्र कीजिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कोई सी भी पत्ती ले लीजिएगा और उसको दो पन्ने के बीच में ऐसे आपको क्या करना है, दबा देना है। तो जो उभरा वाला भाग है उसको ऐसे क्या करेंगे, इधर पहले रखेंगे और फिर क्या करेंगे, पेंसिल लेंगे, कलरफुल पेंसिल लेके उससे क्या करेंगे, रगड़ेंगे। तो रगड़ने से क्या होगा, जो उभरा भाग है वो क्या हो जाएगा, वो पन्ने में क्या हो जाएगा, छप जाएगा और फिर आपको अलग अलग पत्तियों का आकार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप जरूर कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फूल के बारे में पढ़ेंगे। हमने क्या क्या कवर कर लिया है, बीज पढ़ लिया, जड़ पढ़ लिया, तना पढ़ लिया, पत्ती पढ़ ली। अब किसकी बारी है, फूल की बारी है, जो भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो देखिए पौधे का प्रजनन अंग है। अगर हम प्रजनन अंग मतलब अगर फूल नहीं होंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, बीज नहीं बनेंगे। बीज नहीं बनेंगे तो फिर पौधे कहाँ से आएंगे। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, उसे प्रजनन अंग कहते हैं। प्रजनन को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव, ठीक है, पार्ट। ये कैसा है आपका, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसी से क्या बनता है, बीज बनेगा। ठीक है, आपने अनेक प्रकार के फूल देखे होंगे, क्या सभी फूल एक समान होते हैं, तो हाँ आपने तो बहुत सारे देखे होंगे। तो आपको बताना है क्या वो सभी समान होते हैं, तो क्या होगा, नहीं, है ना। फूल प्रायः किन बातों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि समान नहीं होते तो भिन्न कैसे होते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि उसका कलर अलग होता है, उसकी आकृति अलग होती है ना। इसमें क्या रहते हैं, भिन्न रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें क्या होती है, कॉमन होती है, समान होती है, जो आपको हर फूल में देखने को मिल जाएगी। ठीक है।